हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 12 गुजरात बोर्ड के पॉलिटिकल साइंस के हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में और इंडिया के अलग अलग नेशंस के साथ कैसे संबंध है, कैसे फॉरेन रिलेशंस है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। गाइस, ये पर्टिकुलर फर्स्ट वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा और इसमें आपको समझ आएगा कि भाई फॉरेन पॉलिसी क्या होती है और हर एक कंट्री के वो कौन से फैक्टर्स जो हर एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, सो गाइस लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। अब गाइस, ये इंडिया एंड द वर्ल्ड एक बहुत ही बेहतरीन और मज़ेदार आप कह सकते हो कि चैप्टर है हमारा पूरा। और इसमें हम लोग बात करेंगे कि इंडिया के कैसे रिलेशंस है और क्या होती है फॉरेन डिप्लोमेसी। ठीक है, जो हर एक कंट्री निभाती है। सो अगर बात करें हम लोग की इंटरनेशनल सोसाइटी की, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल सोसाइटी, तो इंटरनेशनल सोसाइटी कैसे बनती है? तो कि वर्ल्ड में जितने भी नेशन हैं उन सबको मिला ले अगर, तो हम लोग एक सोसाइटी बन जाती है। जैसे आप भी अपनी सोसाइटी में रहते होंगे तो वहाँ पे जितने भी 40 50 60 जितने भी मकान होंगे उन सबको मिला के एक सोसाइटी होती है। वैसे ही वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको मिला के एक इंटरनेशनल सोसाइटी बनती है। ठीक है। और ऐसे टाइम में, मॉडर्न टाइम्स में, कोई भी कंट्री अगर हो, कोई भी नेशन हो, वो अकेला नहीं रह सकता। ठीक है, वो अपने आप को इंटरनेशनल सोसाइटी से अलग नहीं मान सकता। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो इंट्रोडक्शन का टॉपिक है इसमें आप अपना घर का भी थोड़ा सोचो कि आपके 50 मकान है आपकी सोसाइटी में और आप अगर अपना मकान छोड़ के 49 मेंबर्स के किसी के भी साथ आप नहीं बोलते हो, चलो एक दो छोड़ो, आप उन 49 में से 10 मेंबर के साथ भी नहीं बोल रहे हो, तो आपको ना थोड़ी वो फीलिंग नहीं आएगी कि हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं। सेम गोज विद द नेशन, सेम गोज विद द वर्ल्ड, कि भाई अगर आप इंटरनेशनल सोसाइटी में कनेक्शंस नहीं बना के रखोगे तो आई थिंक आपका डेवलपमेंट, आपका आगे बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब साइबर रिवॉल्यूशन के टाइम, रैपिड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये तीन चीज़ें कौन सी? एक तो साइबर रिवॉल्यूशन, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। जब से इन तीनों ने, आप कह सकते हो कि इन तीनों का जन्म हुआ है, तब से जो पूरा वर्ल्ड है ना, वो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। ठीक है, तब से पूरा जो वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। अब आप पहले देखो कि अगर 90s में हम लोग 1900s में हम लोग चले जाए, जब हमारे पास इतने कम्युनिकेशन के मीन्स नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, साइबर रिवोल्यूशन तो भूल ही जाओ आप लोग। तो ऐसे में हम लोग ये सोचते थे कि भाई दूसरे कंट्री में जाना पाप है। हमारे इंडिया में आपको पता होगा कि भाई अगर कोई विदेश से आता है तो उन्हें जो है वो हमारे जो हमारी सोसाइटी है उसमें से निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब ऐसा क्यों था? क्योंकि हमारी ये सोच थी कि वहाँ जाके लोग बदल जाते हैं। ठीक है, और हमारे में ये कंसेप्ट ही नहीं था पहले। इवन आप देखो कि आज से 20 25 साल पहले भी हम लोगों में क्या था कि भाई फॉरेन यानी कि अमेरिका। ठीक है, हम लोग अमेरिका को छोड़ के किसी और को फॉरेन मानते ही नहीं थे। लेकिन आज जो है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस बढ़ गए, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, साइबर रिवोल्यूशन आया, तो आप देख सकते हो कि आपको पता चला कि वर्ल्ड में कितने नेशन है अमेरिका को छोड़ के। आप फेसबुक के थ्रू अपना कोई फ्रेंड या अपना कोई ब्रदर सिस्टर बैठी होगी अमेरिका में, पढ़ने गई होंगी, उनसे आप बात कर सकते हो। कनाडा में कोई रह रहा है, उनसे रिलेटिव से बात कर सकते हो। तो ये जो पूरा वर्ल्ड है वो ग्लोबल विलेज बन चुका है। ठीक है, और जब हमारा ग्लोबल विलेज बनना शुरू हुआ, ग्लोबल विलेज कम्युनिटी बननी शुरू हुई, तब जाके हमारी कंट्रीज़ के एक दूसरे के ऊपर जो डिपेंडेंसी थी, इंटरडिपेंडेंसी, वो बढ़ गई है। ठीक है, तो अब ये कैसे बढ़ी है ये हम लोग आगे देखने वाले हैं। अब सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे बोला गया है कि हर एक नेशन का अपना कुछ इंटरेस्ट होता है। ठीक है, हर एक नेशन अपनी यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट, ये सब कुछ चाहता है। हर एक नेशन के सिटीज़न का एक ये डिज़ायर होता है कि मैं खुद सुरक्षित रहूँ और मेरा देश सुरक्षित रहे, हमारे सिटीजन्स जो है उनके वेलफेयर के लिए हम लोग काम करें और पूरे एक वर्ल्ड में हमको एक सम्मानजनक स्थान मिले। ठीक है, पूरे इंटरनेशनल सोसाइटी में मुझे जो है वो एक सेल्फ एस्टीम, सेल्फ प्राइड, रेपुटेशन मिले, ऐसा मेरी एक नीड होती है और हर एक की ऐसी होती है। ठीक है, आप देखो कि आज हम लोग अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो हमारी एक नीड है कि भाई मुझे सोसाइटी वाले बुलाए। सेम वे अगर हम लोग इंडियंस हैं तो हमें अगर यूएसए में जाएंगे, अगर ब्राज़ील में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, तो आपको लोग बुलाएंगे कि ओ यू आर इंडियन, आप आओ, आपका वेलकम है। ठीक है, अब सेम चीज़ पाकिस्तान के साथ नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि अगर कोई पाकिस्तानी वहाँ पे जाएगा तो हो सकता है कि उसे गाली गलौज सुनने को मिले।
तो ये आपकी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनल सोसाइटी में, वो बहुत ही आपकी जो सेल्फ एस्टीम है उसे इम्प्रूव करती है, उसे बूस्टअप करती है। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सिक्योरिटी, आपकी यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी मेंटेन करने के लिए हर एक नेशन को इंटरनेशनल सोसाइटी में रिलेशंस बना के रखने पड़ते हैं, ठीक है, ताकि वो अपने जो फॉरेन पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स है उसे फुलफिल कर पाए। अब गाइज यहाँ से ये जो 3 लाइंस आप देख रहे हो, ये 3 लाइन जो है वो फॉरेन पॉलिसी की डेफिनेशन है। अगर आपको नोट करना है तो लिख लो। यहाँ पे क्या बोला गया है कि फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब कि अपने जो भी नेशनल इंटरेस्ट और ऑब्जेक्टिव है उसे अचीव करने के लिए हर एक नेशन, एवरी नेशन ऑफ द वर्ल्ड डिटरमाइंस एंड मेंटेन डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ अदर नेशन, मतलब कि अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है, अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है उसे फुलफिल करने के लिए हर एक कंट्री जो है वो दूसरे वर्ल्ड के नेशंस के साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना के रखती है, ठीक है। और इससे क्या होता है, ये जो कम्युनिटी हम लोगों ने ऊपर बात की ये पूरे पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन में, तो वो जो सारी नीड्स है उसे सेटिस्फाई करने के लिए एक नेशन अपने दूसरे बाकी वर्ल्ड के नेशंस के साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखता है। और उस रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए, उसे डिटरमिनेट करने के लिए जो भी स्पेसिफिक पॉलिसी या प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं उसे हम लोग कहते हैं फॉरेन पॉलिसी ऑफ द कंट्री, ठीक है गाइस। तो आई होप आप ये बहुत ही सिंपलेस्ट वे में यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है कि भाई हर एक नेशन अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव, नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वर्ल्ड के दूसरे नेशंस के साथ जो है वो अच्छे खासे रिलेशंस बनाने के लिए कुछ स्ट्रेटजीज, कुछ पॉलिसीज़ बनाती है, और ऐसी पॉलिसीज़ को हम लोग फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि हर एक नेशन की कैपेसिटी सेम नहीं होती, हर एक नेशन की फॉरेन पॉलिसी सेम नहीं होती। हर एक नेशन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, अपने डिज़ायर्स के हिसाब से जो भी न्यू एवेन्यूज़ जो है फॉरेन पॉलिसी में वो पाना चाहती है वो पाती है, बट दैट टू डिपेंड अपॉन इट्स कैपेसिटी, इट्स एक्सपेक्टेशन एंड इट्स डिज़ायर, ठीक है। और अपने नेशनल इंटरेस्ट के जो इश्यूज़ है उसे सेटिस्फाई करने के लिए दूसरी कंट्री क्या करती है, ट्राई करती है कि वो वर्ल्ड के दूसरे नेशंस के साथ जो है अच्छे खासे रिलेशन बनाए रखे और एक्टिव पार्टिसिपेशन देना इंटरनेशनल सोसाइटी में, ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है फॉरेन पॉलिसी का, ठीक है। बट ये सारी चीज़ें कब तक किसके ऊपर डिपेंड करती है, ये डिपेंड करती है कैपेसिटी एंड सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस, ठीक है। अब आप देखो कि जो इंडिया की कैपेसिटी है वो शायद आप देखो कोई छोटा देश है इजराइल, उसकी कैपेसिटी ना हो, ठीक है। अब जो यूएसए की कैपेसिटी है वो इंडिया की कैपेसिटी नहीं है, समझ रहे हो आप। तो हर एक नेशन की कैपेसिटी, उसकी फॉरेन पॉलिसी, उसकी जो फॉरेन पॉलिसी होती है वो उसकी कैपेसिटी और सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। आज आप देख लो कि रशिया के हमारे साथ अच्छे संबंध है, रशिया के यूएसए के साथ बहुत ठीक ठाक संबंध है, हमारे चाइना के साथ ठीक ठाक संबंध है, पाकिस्तान के साथ ठीक ठाक संबंध है। तो ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड करती है, सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस पे। आप देखो अब ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी चाइना और पाकिस्तान की के साथ ख़राब क्यों है, क्योंकि हम लोग पड़ोसी है, ठीक है। और वो लोग चाहते हैं कि कश्मीर उन्हें मिल जाए, ये जो चाइना वाले हैं वो चाहते हैं कि अरुणाचल प्रदेश उन्हें मिल जाए। और ये किसी कंट्री की फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती कि तुझे जो चाहिए वो हमने तुझे दे दिया, बात खत्म। ये नहीं हो सकता, ठीक है। और इसीलिए हमारे उनके साथ जो संबंध है वो थोड़े हटके हैं, थोड़े अलग है, ठीक है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो सिचुएशनल सर्कमस्टेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट है। अगर पाकिस्तान कल कहना ये कहना छोड़ दे कि भाई हमें कश्मीर नहीं चाहिए, तो हम लोग भी उनसे बातचीत करेंगे, ठीक है। तो वो सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड होता है कि हम लोग किस तरह से अपनी पॉलिसी को शेप करते हैं, किस तरह से उसे फ्रेम करते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ फॉरेन पॉलिसी के इन्फ्लुएंसर फैक्टर्स है, फैक्टर्स दैट अफेक्ट द फॉरेन पॉलिसीज़। कौन से हैं, सबसे पहले इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मार्केट, ठीक है। ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं। कौन से इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटिक्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, नेचुरल रिसोर्सेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मार्केट। तो ये सारी वो फैक्टर्स है जिसे हम लोग आगे आगे पूरे इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि
कैसे ये सारी चीज़ें हमारी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है गाइस, तो आई होप ये इंट्रोडक्शन में आपको मज़ा आया होगा। चैप्टर इसमें डिस्कशन में इससे भी ज़्यादा मज़ा आएगा, ये मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूँ। और ये वीडियो हम लोग यहाँ पे ही ख़त्म कर रहे हैं क्योंकि ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। और आई होप आप लोगों को इसमें समझ आया होगा, मज़ा आई होगी और बहुत ही एक्साइटेड होंगे आप आने वाले पार्ट के लिए। तो डेफिनेटली इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों से भी ये शेयर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले। ठीक है गाइस, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।